हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है, उसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस क्या होते हैं बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का। तो हमने ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि बिजनेस का इकोनॉमी से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या करना चाहिए बिजनेस को। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होता है इकोनॉमी। सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो, कैसे उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव करोगे। तो बिजनेस विदाउट प्रॉफिट तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तो हर बिजनेस को यही, जब आप कोई भी बिजनेस रन करते हो तो आप इसी से करते हो कि भाई मैं लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है मुझे अपना बिजनेस। सो फर्स्ट क्या होता है कि मैं सर्वाइव कर लूं, ना कि प्रॉफिट पहले अर्न कर लो। पहले हर इंसान सर्वाइवल का सोचता है। तो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्वाइवल। सेकंड क्या होगा? जब आप सर्वाइवल कर लोगे, आपने अपने मार्केट पे अपनी जगह बना ली, अपना स्टैंड कर लिया आपने, फिर आप किस बारे में सोचोगे? प्रॉफिट के बारे में सोचोगे। बिकॉज विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस रन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉफिट से ही क्या होगा? ग्रोथ होगी। ठीक है, आप कुछ प्रॉफिट अर्न करोगे, एम्प्लॉयज को अपने सैलरीज वगैरह दोगे। अब प्रॉफिट हो रहा है, आप उसे करोगे, एक्सपेंड करोगे अपना बिजनेस और ब्रांचेस खोलोगे और प्रोडक्ट लाइंस खोलोगे। तो उसके लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। जब प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप किस पे ध्यान दोगे? अपने ग्रोथ पे, कि आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस और बेटर कर सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो अपना बिजनेस। ये सारी चीजें तो हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा? पहले आप सर्वाइवल करोगे, देन प्रॉफिट पे ध्यान दोगे। जब प्रॉफिट अर्न होने लगेगा तब आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे आप ध्यान दोगे। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे, कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कि क्या डिजायर क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? कि मतलब मुझे चाहिए, अब ऑब्वियस सी बात है, आप कस्टमर हो, बायस कस्टमर क्या होता है कि सही उसको यही चाहिए होगा कि आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले। कोई भी इंसान ये तो नहीं चाहेगा कि भाई वो एक कोई प्राइस पे कर रहा है और उसमें उसको बेकार क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले। हर इंसान चाहेगा उसको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का सोसाइटी के रिलेटेड, कि उसको कैसा प्रोडक्ट सप्लाई करे, डिजायर्ड, जैसे हम चाहते हैं उस तरीके का प्रोडक्ट, ना कि वो जैसा आप करना चाहते हैं। बिकॉज आजकल हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मीन्स कि हम इस वक्त वो चीजें प्रोडक्शन करते हैं उन चीजों का जो कस्टमर चाहता है, ना कि वो कि जो मुझे खुद से प्रोडक्शन करना है, मैंने अपने दिल से प्रोडक्शन करके मार्केट में दे दिया। ऐसा नहीं होता। हम प्रोडक्शन ही और सप्लाई ही उन्हीं चीजों को करते हैं जो मार्केट डिमांड करती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सही जो वो लोग जिस क्वालिटी में वो लोग चाहते हैं उस क्वालिटी में प्रोडक्ट उनको अवेल कराएंगे। फिर क्या करेंगे हम? सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या? कि उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, कोई भी गलत काम नहीं करना है, अवॉइड करना है ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर। कि आप उनको ज्यादा हाई प्राइस में दे रहे हो, है ना, ये सारी चीजें। कि आप उनको क्वालिटी तो सही दे रहे हो बट उस पर प्राइस ज्यादा कर रहे हो। वेटेज में आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ कर रहे हो। आपने लिख रखा है 500 ग्राम्स, दे रखा है आपने 450 या 400 ग्राम्स। तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको परफॉर्म नहीं करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप कोई भी बिजनेस रन करो तो आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचो। बिकॉज आप देखो, आप बिजनेस कहाँ रन कर रहे हो? सोसाइटी के अंदर ही कर रहे हो। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सोसाइटी के रिलेटेड कुछ ना कुछ आप परफॉर्मेंस उनको दो। तो क्या कर सकते हो आप? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे? ऑब्वियसली बात है, आपकी कोई कंपनी है तो उसमें कुछ ना कुछ लेबर्स चाहिए होंगे। तो वही बात बोल रहा है कि आप उनके लिए क्या करो? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ऑब्जेक्टिव को उनको फुलफिल करने की कोशिश करो, कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप परफॉर्म। ऐसा नहीं करो कि किसी एक लेबर को ले आए और उसी से आपने काम करवाना स्टार्ट कर दिया, जबकि वर्क फोर्स आपको कितनी चाहिए थी? 2 या 3, तो आप एक से करा रहे हो जहां आपको 2 या 3 लोग एम्प्लॉयमेंट हो सकता था। तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई आप जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दोगे उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा और इकोनॉमी भी होगी। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए। फोर्थ वन इज कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज में क्या आ जाता है कि जैसे कुछ बिजनेस होते हैं तो वो टाइम टू टाइम अपना
पैनल लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं सोसाइटी को कि भाई आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। वो क्या करते हैं, जैसे कि फ्री सैम्पलिंग वगैरह आपको देंगे, आपको बताएंगे सोसाइटी के रिलेटेड। कभी कभी कि आपको क्लीन इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। आप देखोगे टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में आता है कि भाई इस कंपनी ने इतना सारा क्या कहते हैं प्लांटेशन किया, ये सारी चीजें करी। तो वो सारी कम्युनिटी सर्विस में आ जाती हैं कि आप कम्युनिटी को कुछ दे रहे हो, आपको कुछ कम्युनिटी को देना जरूरी है। तो वो सारी क्या आ जाएंगी कम्युनिटी सर्विसेज में। फिर क्या करना है आपको, अवॉइडेशन ऑफ पॉल्यूशन। इस पे तो बहुत ध्यान देना है, बिकॉज जैसा आपको पता है कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट होता है, इंडस्ट्री से ही होता है। तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इनको अवॉइड करने की, पॉल्यूशन, ठीक है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका क्या हो, ना तो एनवायरमेंट हार्म पहुंचे, ना ही कोई भी आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ उसमें फुलफिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारा चीजें किस में आ रही थी, सोशल ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले कि आप डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दो उनको जैसा वो चाहते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म नहीं करो, अवॉइड करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, कम्युनिटी सर्विसेज दो टाइम टू टाइम उनको। और कम्युनिटी सर्विस में जैसे आ सकता है चैरिटीज वगैरह, ये सब भी आ सकती हैं। और इसमें आप क्या करो, अवॉइडेशन ऑफ पॉल्यूशन। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे कि क्या है उसमें थर्ड में, कि वर्किंग गुड वर्किंग कंडीशन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मतलब एज एन इंडिविजुअल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनका मेरे से रिलेटेड क्या एक फर्ज बनता है किसी एक इंडिविजुअल को, मतलब एम्प्लॉयज के लिए उनका क्या बनता है। तो वो क्या करें, एम्प्लॉयज को क्या दे, गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन मतलब साफ सुथरा हो, हाइजीन हो, हार्मलेस हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं गुड वर्किंग कंडीशन में। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा हो, आप अच्छे से सबकी रेस्पेक्ट करो, वो सारी चीजें आ जाती हैं गुड वर्किंग कंडीशन में। आप उसको कंडीशन अच्छी दो, बिकॉज देखिए गुड वर्किंग कंडीशन होगी आपका भी दिल चाहेगा काम करने का। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो आपका भी दिल नहीं होगा कि भाई मैं नहीं जा रहा है, या मैं मेरा दिल नहीं है, वो अच्छी जगह नहीं है। बट अगर अच्छी कंडीशन होती है तो आपका भी खुशी खुशी आप काम करने जाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब क्या, कि भाई आपने उसको रख लिया सैलरी पे, और मीन्स आपसे वर्क ज्यादा करा रहे हो बट उसको इतनी सैलरी नहीं दे रहे हो। तो सैलरी उसको उसके काम के अकॉर्डिंग दो, जितना उसके ऊपर वर्कलोड है उसकी अकॉर्डिंग उसको सैलरी दो। और ये भी देखो, क्योंकि आजकल क्या है, सिर्फ मोनोपोली तो है नहीं कि सिर्फ आप ही कंपनी है। आप अगर उसको अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो उसके पास और भी ऑप्शन है कि वो किसी और उसमें अप्लाई कर सकता है। तो अपने कॉम्पिटिटर को भी देखो कि उसी क्या कहते हैं पोजीशन के लिए वो कितनी सैलरी दे रहा है, तो उसको बोला है कॉम्पिटिटिव सैलरी, ताकि एम्प्लॉयज या इंडिविजुअल अट्रैक्ट हो आपकी इंडस्ट्री में आने के लिए, ना कि किसी और में वो जाने की कोशिश करे। तो इसलिए सैलरी कैसे होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। थर्ड वन इज पर्सनल ग्रोथ। अब कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उससे उसी चीज में काम कराते रहो, उसकी पर्सनल ग्रोथ करवाना भी, ये भी बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ग्रोथ में क्या आता है, आप उसको ट्रेनिंग पे भेजो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उसको भेजो, प्रोग्राम्स में भेजो टाइम टू टाइम। बिकॉज क्या है, आईटी सेक्टर हमारा बहुत ही रैपिडली चेंज होता है डेली बेसिस पे, उसके लिए अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए वो क्या करें, आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अपने एम्प्लॉयज को भेजें, जिससे उसका क्या होगा, आपकी ग्रोथ तो होगी, वो आपकी मशीनरीज वगैरह चलाना सीखेगा अच्छे तरीके से, कम वेस्टेज होगा, और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। जब वो कहीं और फिर ये भी है कि वो कहीं और अगर जाएगा तो वो ये देखेगा कि लोग अगर किसी और जगह पे इंटरव्यू दे रहा है तो वो पूछेगा कि भाई आपकी लास्ट कंपनी कौन सी थी, कि भाई मैं इस कंपनी से। तो आपका स्किल्स अगर अच्छी होंगी तो ये भी आपकी ही कंपनी का होगा कि भाई इस कंपनी के जो लेबर्स या जो वर्कर्स या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि आप इनकी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देते हो। तो ये भी आप ही का ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ वन इज पीर क्या कहते हैं रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, जब भी कोई इंसान इंडिविजुअल काम कर रहा था तो आपको रिकॉग्निशन की उसकी जरूरत होती है। मतलब वो चाहता है कि मेरी कोई इमेज बने एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ ना कुछ लोग मुझे पहचाने, वो लोग मुझे जाने, ये उसकी बेसिक नीड्स में से कहा जाता है ये। अब आप देखो, अब आप किसी क्लास, आपने अपना एग्जाम्पल ले लो, आप किसी क्लासरूम में हो, क्या आपके सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या जाएगा, जैसे कि मैम बोले कि चलो आज हम कैप्टन या मॉनिटर का करते हैं, तो हर इंसान यही चाहेगा कि भाई मैं कैप्टन या मॉनिटर बनूं, ताकि मेरा एक रेपुटेशन बने, मुझे लोग जाने कि भाई ये इस क्लास का ये कैप्टन है। तो हर इंसान अपनी पहचान बनाना चाहेगा। तो वही यही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है कि आप
ऐसा कुछ प्रोग्राम्स जैसे टाइम टाइम उनको क्या दो, आप उनको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दे दो, जिससे कि क्या होगा भाई, जो इंसान इसको परफॉर्म कर पाएगा वो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ कहलाया जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, तो उसको एक रिकग्निशन मिलेगी, उसको अवार्ड मिलेगा, उसका भी एक मोरल हाई होगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव होता है। लास्ट वन इज स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स में क्या, जैसे कि हम बोलते हैं इंसेंटिव्स वगैरह, बोनसेस वगैरह जो होते हैं, वो भी आप दो। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि आप अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कभी कभी, तो आप क्या करो, थोड़ा सा प्रॉफिट का पार्ट इनके साथ भी शेयर करो। आप दिवाली आ रही है तो आप दिवाली बोनस दे दो। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, स्पेशल बोनस के अंदर, कि उसने आपने पार्ट टाइम जॉब आपने उससे करवाई या फिर एक्स्ट्रा वर्क कराया ओवर टाइम वगैरह, तो उसके लिए भी आप उसको एक्स्ट्रा पे करो। उसने ज्यादा अच्छे तरीके से काम कराया, आपने जो टाइम लिमिट दी थी उससे ज्यादा, उससे पहले ही उसने कुछ परफॉर्म करके दे दिया, तो उसको कुछ चीजें मिलना चाहिए, स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह मिलने चाहिए। वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल, मतलब कैश और इन काइंड भी हो सकता है। मान लो जैसे कि कैश, क्या कैश तो सिंपली आपने बोनस वगैरह दे दिया, इंसेंटिव दे दिया। इन काइंड क्या हो सकता है कि भाई उसको कुछ अवार्ड दे दो, या कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि डिनर सेट दे देते हैं वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कुछ भी दे सकते हो उसको, आप शेयर्स दे दो, डिबेंचर्स दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, तो वो आ जाता है कि स्पेशल बेनिफिट्स इन काइंड आप वगैरह दे सकते हो। तो ये हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े बिजनेस के, कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो हमने बिजनेस एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, एक चीज पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले, कि इंडस्ट्री में क्या मतलब होता है, कि बिजनेस अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारी इंडस्ट्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, हमने एक ऑनर्स में पढ़ भी रखा है 9th-10th में, कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। ये चीज हमको सब लोगों को पता है कि इन 10 सेक्टर्स में डिवाइड करी जाती है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, कि प्राइमरी के अंदर क्या होता था, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें होती थी, ठीक है, फिशिंग वगैरह ये सारी चीजें। एंड सेकेंडरी के अंदर क्या होता था, जिसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन वाला बोलते थे, जिसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होते थे रॉ मटेरियल वगैरह से। और टर्चरी में क्या होता था, टर्चरी इनका सपोर्टिव होता था, कि क्या करता था, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था इन लोगों को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस वगैरह। तो इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं और टर्चरी भी बोलते थे। तो ये तो उसका ओवरऑल हुआ, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और इसको डीप में पढ़ेंगे क्या होता है। प्राइमरी को हमने फर्दर और टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, क्या, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब ये एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक क्या होता है, कि एक्सट्रैक्टिव के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि माइनिंग, फिशिंग एंड टिम्बर कटिंग। मतलब क्या हुआ, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में अगर मैं डिफरेंस बताऊं, तो एक्सट्रैक्टिव में आप सिंपली नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे आप कुछ चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो तो आएगा एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज में। जेनेटिक में सिंपली आता है कि लाइक आप एनिमल्स वगैरह सब कुछ ले रहे हो, लाइक जैसे कि मिल्क लेना, डेयरी फार्मिंग वगैरह करना, है ना, ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, उनको ब्रीडिंग कराना, ये सारी चीजें कराना, तो वो सब आता है इसमें जेनेटिक में। क्योंकि हमने प्राइमरी पहले पढ़ा था एग्रीकल्चर एक्टिविटी सिंपली बस, अब उसको ही उन्होंने फर्दर और उन्होंने डिटेल में बता दिया कि एक्सट्रैक्टिव में क्या आ जाएगा, माइनिंग, है ना, जैसे कि हम कोल माइनिंग वगैरह की सब करते हैं, वो चीज आ जाएंगी माइनिंग। फिशिंग कर रहे हो, मीन्स रिवर्स वगैरह से फिशिंग वगैरह करते हो। एंड टिम्बर कटिंग आप फॉरेस्ट वगैरह में सब करते हो, कटिंग वगैरह करना। जेनेटिक में क्या आगे इन्होंने क्या बताया, कि ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, ब्रीडिंग करा रहे हो आप उनकी। डेयरी फार्मिंग वगैरह सब होता है, कि लाइक आप डायरेक्ट एनिमल्स से कुछ करवा रहे हो, तो वो सारी चीजें किसमें आएगी, जेनेटिक में। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। प्राइमरी में क्या आएगा, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी के अंदर क्या होता है। सेकेंडरी को उन्होंने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। क्या हुआ कि अब इन दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि ओवरऑल, वैसे तो हम इसका आगे देखेंगे, लेकिन ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज आएंगी, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, देखो आपको लगेगा कि मैन्युफैक्चर भी आप कुछ कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट भी तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट डिफरेंस क्या होगा, मैन्युफैक्चर में आप इंडस्ट्री के अंदर कुछ कर रहे हो, मतलब प्लांट आपने सेट कर रखा होगा, उसके अंदर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे, तो उसको तो हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ये आउटसाइड द इंडस्ट्री जो आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे, उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिंग। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली एंड प्रोसेसिंग। क्या होता है ये, एनालिटिकल में क्या होता है कि सिंपली आप क्या करते हो, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनको आप सिंपली और उसका प्रोडक्शन करते हो, उनको आप और मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे कि क्रूड ऑयल्स वगैरह सब होते हैं, तो वो उसको आपको साफ करना, उसको निकालना, वो सारी चीजें किस में आ जाएगी, एनालिटिकल में आ जाएगी।
सिंथेटिक में सिंपली क्या आ गया, आपने इन रॉ मटेरियल्स को, इसमें आप क्या करते हो, दो रॉ मटेरियल्स को मिक्सअप करते हो, जैसे कि हम केमिस्ट्री में सब देखते हैं ना कि केमिकल्स वगैरह को मिलाना, तो वो उनसे आप कुछ हमारा रिजल्ट निकलता है उससे बनाया, तो वो हो जाएगा हमारे सिंथेटिक के अंदर। असेंबली के अंदर क्या आएगा कि अब इस असेंबली का मीनिंग, इन जनरल मीनिंग क्या होता है कि असेंबल होना, असेंबल मतलब इकट्ठा होना, मिलाना, जोड़ना, है ना, यही तो होता है। तो सिंपल इसका ही मतलब वही है कि असेंबली में आप क्या कर रहे हो, जो आपके पार्ट्स थे, जो आपने प्रोडक्शन किया, आपने जो मैन्युफैक्चर किया, उनको आपने असेंबल कर दिया। फॉर एग्जांपल टीवी है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उसका स्क्रीन कुछ और होगा, उसके अंदर का प्रोसेसर, उसकी मशीनरी अलग होगी, वो उन सारे पार्ट्स को आपने असेंबल किया, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, असेंबली के अंदर। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आ जाता है, सिंपली ये कुछ नहीं होता, लाइक जैसे कि आप इन्हीं, जैसे आपने अभी सिंथेटिक में आपने किया, दो केमिकल्स को मिलाया, वही उससे कुछ रिजल्ट निकला, उसने आपको और फर्दर आपने प्रोसेसिंग की कि आयरन को, आप आयरन तो ऐसी कोई उसका शेप नहीं होता, बट आपको उसका क्या कर रहे हो, आप उसको कोई शेप दे रहे हो, लाइक आप उसको कोई स्क्रू कर बना रहे हो, या कोई भी आप डोर वगैरह कुछ भी, आप उसको एक और प्रोसेसिंग में लेके आओगे और फिनिश में बनाना चाहोगे, तो वो चीजें आ जाएंगी आपके अंदर प्रोसेसिंग के अंदर। क्लियर? तो मैन्युफैक्चर में क्या आ गया, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली एंड प्रोसेसिंग। क्लियर? आई होप समझ में आएगा आपको। कंस्ट्रक्टिंग में हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्टिंग सिंपली क्या होता है, रोड कंस्ट्रक्शन कराना। मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्ट में क्या होगा, आप इंडस्ट्री से बाहर कर रहे होगे, तो ये इंडस्ट्री के अंदर तो कर नहीं रहे होते हो रोड वगैरह, तो रोड कंस्ट्रक्ट करना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस बनाना, तो ये सारी चीज एक्टिविटीज किसके अंदर आ जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव के अंदर। है सेकेंडरी की पार्टी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव के अंदर आएंगी। क्लियर? लास्ट हम देखते हैं टर्चरी एक्टिविटी है। टर्चरी क्या होता है, टर्चरी सिंपली कुछ नहीं होता, सर्विसेज होता है, मैंने बताया। टर्चरी इन दोनों को ही सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट, अब जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ से एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे, तो इसलिए टर्चरी के अंदर क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, क्योंकि सर्विसेज हम, मैंने बोला तो बैंकिंग मतलब फाइनेंस वगैरह में हेल्प करेगा ये सारी चीजें, क्योंकि आपको प्रोडक्शन की नहीं है, सेल्स की नहीं है, विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस ही रन नहीं कर सकते हो, तो आप कहाँ से लोगे, बैंकिंग से एक्टिविटी से हेल्प करोगे। एडवर्टाइजिंग, अपने बिजनेस का एडवर्टाइज भी तो करोगे, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने असेंबल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब से उसको रखना तो है नहीं, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट किसके अंदर आता है, टर्चरी के अंदर आता है। इंश्योरेंस वगैरह हम कराते हैं, फायर इंश्योरेंस होता है, बहुत टाइप के इंश्योरेंस होता है, सी इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, व्हीकल्स के जितने भी होते हैं, तो वो सारी चीजें आती है इंश्योरेंस के अंदर। मतलब इंश्योरेंस सिंपली क्या होता है कि आप सिक्योर कराते हो, अपना लॉस मिनिमाइज कराने की कोशिश करते हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, टर्चरी के अंदर, क्योंकि इसमें सारी चीजें सिर्फ सर्विस से रिलेटेड है, यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट वन क्या आएगा इसके अंदर, कम्युनिकेशंस वगैरह, जैसे कि आप देखते हो बीपीओस, कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉल सेंटर पे कॉल करते हो कि मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर आया, टर्चरी के अंदर आया। क्लियर? तो हमने किस इंडस्ट्री को कितने फर्दर में डिवाइड किया, 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर रिलेटेड हो रहा था सारी चीजें, माइनिंग, फिशिंग वगैरह, ब्रीडिंग वगैरह। सेकेंडरी के अंदर क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे प्रोडक्ट का। एंड एट द लास्ट आपने क्या करा कि टर्चरी के अंदर आपने सर्विस एक्टिविटीज परफॉर्म करी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग वगैरह। आई होप आपको कितना क्लियर समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स, अब आप वो भी कॉमर्स से तो आपको पता होना चाहिए, कॉमर्स के अंदर ट्रेड वगैरह सारी चीजें पहले से आती है, हमने देखा भी था कि बिजनेस कॉमर्स क्या होता है। अब कॉमर्स को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड कुछ भी नहीं होता, सेम एज जैसे टर्चरी एक्टिविटी होता है वही होता है, इसको हम दोबारा से और अच्छे से बताएंगे। पहले हमें फोकस करते हैं ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड जो है 2 टाइप्स की होती है, ट्रेड इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, लाइक आप अपने क्या कर रहे हो, इंटरनली कुछ ना कुछ आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके थ्रू, होलसेलर के थ्रू कर सकते हो, और रिटेलर और होलसेलर के थ्रू कर सकते हो। क्या हुआ, यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चर किया, सारी चीजें करी, अब उसको आपको ट्रेड भी तो करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया, अब उसका ट्रेड करना इसका पार्ट होता है। तो आप क्या करोगे, होल मैन्युफैक्चरर किसको देता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, एंड देन रिटेलर कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो होलसेलर क्या होगा, होलसेलर किससे लेता है, मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर अपना बना के होलसेलर को देगा, एंड देन होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को, और रिटेलर लास्ट कस्टमर जो होता है हमारा कंज्यूमर, उसको वो दे देता है। तो ये तो हो गया इंटरनल ट्रेड में, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। एंड एक्सटर्नल के अंदर क्या आ जाता है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पढ़ा होगा, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा कुछ नया नया लग रहा होगा कि क्या होता है
एक्सपोर्ट क्या होता है, सिंपली आपने अपना गुड्स का कोई प्रोडक्शन किया एंड देन बाहर आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर उसे आपने सप्लाई कर दिया आउट ऑफ द कंट्री, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट के अंदर सिंपली क्या आ जाता है, आप इंपोर्ट में क्या करते हो, बाहर से गुड्स अपने कंट्री के अंदर मंगाते हो, आप ऑर्डर करते रहते हो अमेजोन वगैरह इन सबसे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर की होती हैं, तो वो बाहर का आप कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आप इंडिया में अपनी कंट्री में मंगा रहे हो, अपने होम कंट्री में, तो वो आएगा इंपोर्ट के अंदर। लास्ट आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लिए एक ए है कंट्री और एक सी कंट्री है, क्लियर। सी ने ए को कुछ बोला कि मुझे ये मान लो कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई एक्स प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्लियर। अब ये ए जो है एक्स प्रोडक्शन का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, तो वो क्या करेगी ए, और मैन्युफैक्चरिंग कौन करती है, बी कंट्री जरूर करती है, तो ए बी से बोलेगी कि मुझको ये दो, वो उससे परचेज करके किसको दे देगी, वो सी को दे देगी वो, क्लियर। इसमें क्या हुआ, इसमें अभी तक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने एक्सपोर्ट में आपका एग्जांपल दिया, यहाँ पे भी आप बाहर किसी कंट्री को दे रहे हो, अपनी कंट्री से बाहर दे रहे हो, एक्सपोर्ट में भी और इंटरपोर्ट में। डिफरेंस कहाँ पे आया कि एक्सपोर्ट में आप मैन्युफैक्चर अपनी होम कंट्री में ही कर रहे थे, उसी गुड्स को आप क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे बाहर। लेकिन इंटरपोर्ट में आप जो गुड्स का सप्लाई कर रहे हो ना सी को, वो आपके मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, वो किसी और कंट्री से मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपने वहां से परचेज करके आपने उसको सी को दे दिया, क्लियर। उसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट। यहाँ पे मैन्युफैक्चर आपकी होम कंट्री में नहीं होगा, यहाँ किसी और कंट्री में होगा, उससे आप परचेस करके सी को आप सप्लाई कर दोगे, उसको हम बोलेंगे इंटरपोर्ट, क्लियर। अब ये तो हो गया ट्रेड में। अब एड्स टू ट्रेड कुछ नहीं होता, एड्स टू ट्रेड मतलब एड्स मतलब फायदा पहुंचाता है, ये सारी चीजें हेल्प करता है ट्रेड में। एड्स टू ट्रेड क्या, ट्रांसपोर्ट, जो हमने टर्चरी सेक्टर में देखा कि टर्चरी सेक्टर भी इन दोनों को हेल्प करता था, सपोर्ट करता था, वैसे एड्स टू ट्रेड ट्रेड को हेल्प करता है। क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करता है, इधर कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा आपको, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हेल्प करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए ये होलसेलर रिटेलर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से ले पाएंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस से ले पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट होगा यहाँ पे, इंश्योरेंस होगा एंड कम्युनिकेशन होगा, सेम एज जैसे टर्चरी सेक्टर में मतलब वही सेम एक्टिविटीज है, इसलिए इनको बोला गया है एड्स टू ट्रेड। इनको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है प्रोसेसिंग में करने के लिए, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 2 पार्ट्स में देखा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं होता जो हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। कॉमर्स में हमने ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड देखा होगा। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कॉमर्स में ट्रेड वगैरह हमने सब पढ़ा था, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब फंक्शन क्या होता है कॉमर्स का, तो सबसे पहला फंक्शन होता है helps in removing the hindrance of person, helps in removing the hindrance of time, risk, place, exchange and knowledge। अब इसको डिटेल में हम देखते हैं कि होता क्या है। हिंड्रेंस का मतलब सिंपली क्या होता है कि मतलब रुकावट, मुश्किलात, ये सारी चीजें होती हैं, वो किस चीज का रिमूव करता है, कॉमर्स क्या करता है, रिमूव करता है, हेल्प करता है रिमूव करना। हिंड्रेंस किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। अब पर्सन कौन होंगे इसमें, देखिए कोई भी गुड्स बनाता है, कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर, और खरीदता कौन है, कंज्यूमर, क्लियर। ये बात अब क्लियर हो गई। तो अब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, कैसे अपना गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाए, उस चीज में हेल्प करता है कॉमर्स। क्योंकि हमने देखा था किसके थ्रू पहुंच रहा था कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा था और होलसेलर रिटेलर को दे रहा था, और रिटेलर किस तक पहुंचा रहा था, कंज्यूमर तक पहुंचा रहा था। तो किसने हेल्प करी इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने में, कॉमर्स ने हेल्प करी ना। तो वही चीज होता है कि क्या करता है, रिमूव करता है हिंड्रेंस, जो भी मुश्किलात आ रही हैं इन दोनों में कनेक्शन होने में। क्योंकि ये अपना मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स वगैरह और किस तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, कंज्यूमर तक। कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, वो डिफरेंट अपने ट्रेड के थ्रू पहुंचा सकता है, हो सकता है कभी कभी होलसेलर से डायरेक्ट कस्टमर तक भी पहुंच सकता है, कंज्यूमर तक, और रिटेलर के थ्रू भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेड साइकिल कैसी है। ओके, तो पहले तो 2 पर्सन्स के बीच में ये हिंड्रेंस में कम हेल्प करता है, कम करने में, रिमूव करने में। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी, टाइम में हेल्प करता है। टाइम कैसे, मतलब टाइम का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए, अब जैसे कि कोई भी, जैसे कि वीट है, राइस है, बहुत टाइप के गुड्स होते हैं जो आपको पता है ये पूरे सीजन डिमांड में होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप वीट सिर्फ 2-3 महीने खाते हो, राइस आप 2-3 महीने खाओगे, आप पूरे 12 मंथ्स आप इनकी डिमांड करते हो, क्लियर। लेकिन इनका प्रोडक्शन या क्रॉपिंग वगैरह ये सारी चीजें पूरे साल तो होती नहीं, आपको पता है सीजन होता है इनका। तो अब इनका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इनका सीजन सिर्फ होता है, सिर्फ 4 मंथ्स इनका सीजन होता है,
तो 4 मंथ्स तक, और बाकी के रिमेनिंग कितने बचे हैं इसमें 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स तक ये लोग क्या करेंगे, 8 मंथ्स तक क्या हम लोग इन चीजों का डिमांड नहीं करेंगे, नहीं। तो वो जो ये टाइम गैप हो गया ना बीच में, उसमें हेल्प करता है। कैसे कि आपने वीट 4 मंथ्स में आपने वीट और राइस को खूब अच्छे तरीके से प्रोडक्शन किया और उनको इन स्टॉक रख लिया किसके अंदर, वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस फैसिलिटी कौन, कॉमर्स के ही रिलेटेड होता है वेयर हाउसिंग। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने गुड्स को प्रिक्योर करके सही तरीके से रख सकते हो, जिससे कि एट द टाइम ऑफ डिमांड, जब भी उसकी डिमांड हो रही हो, चाहे आपका प्रोडक्शन हो रहा हो या ना हो रहा, आप वेयर हाउस से निकाल के आप उसको क्या करो, मार्केट में उसको सप्लाई कर दो। क्लियर। तो मतलब क्या होता है सिंपली, इसमें जो टाइम गैप होता है कि जब उसका सीजन है और जितने टाइम तक उसका सीजन नहीं है, उसके बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को कम करने की कोशिश करता है। कि राइस और वीट का जब मंथ था उसका क्रॉपिंग का या निकलने का, जो भी आप प्रोडक्शन का, आपने उसमें उस टाइम में आपने खूब प्रोडक्शन किया और उसको आपने क्या करा, वेयर हाउस में रख लिया सारी चीजें। फिर क्या हुआ, जब उसका सीजन चला गया, उसके बाद भी डिमांड में होता है, तो आप वेयर हाउस से सप्लाई करने लगे। तो वेयर हाउस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस गैप को फुलफिल करने में। थर्ड थिंग है रिस्क। हमने देखा था कि बिजनेस के अंदर रिस्क होता ही होता है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने में कैसे हेल्प करता है कॉमर्स, तो रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है इंश्योरेंस के थ्रू। किसके थ्रू, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, ठीक है। कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, हमने पीछे भी हम देखा था ट्रांसपोर्ट के अंदर, हम देख रहे थे टर्चरी सेक्टर के अंदर कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सब कुछ था। तो इंश्योरेंस क्या करता है कि आपके रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। मतलब कैसे कि मान लिया आपने अपना गुड्स कर रखा था और क्या कहते हैं फायर लाग लग गई, तो उसमें क्या होगा, आपने अपना फायर इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो उससे क्या होगा, फायर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कोशिश करती हैं आपका रिस्क कम से कम करने का, मिनिमाइज करने का। तो कॉमर्स क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज करने में। क्लियर। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि स्टोर करके रख रखा है, हो सकता है वेयर हाउस में आग लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनीज उन सारे रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है हमारे। क्लियर। फिर हम देखेंगे प्लेस। प्लेस में सिंपली क्या होगा कि प्लेस में क्या होता है कि मतलब एक जगह दूसरी जगह, हो सकता है मैन्युफैक्चर हो रहा हो किसी रूरल एरिया में, कोई भी हो सकता है, और आप उसको प्लेस, उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह कहाँ करना है आपको, उसको अर्बन एरिया में, मान लो आप अलीगढ़ में आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कोई एक रूरल एरिया है, कोई ऐसे गांव है, वहां पे उसका प्रोडक्शन आउट ऑफ द अलीगढ़ उसका कोई प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी डिमांड कहाँ हो रही है, अलीगढ़ में। अब यहाँ से यहाँ आने में कौन सी चीज, प्लेस डिफर हो गई, दोनों अलग अलग जगह हो गई कि मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है और डिमांड ये कहीं और हो रही है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इस चीज में हेल्प करता है। कॉमर्स ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है। हमने देखा था एड्स टू ट्रेड में कॉमर्स के अंदर, तो उसमें क्या था, ट्रांसपोर्ट था। तो उसमें क्या कर रहा था, प्लेस जो डिफर कर रही है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में और जो हमारी सेलिंग या मार्केटिंग वाली जो जगह है वो डिफर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा तो है नहीं कि यही मैन्युफैक्चर गया यही बेच दिया, ऐसा बहुत कम होता है। इंडस्ट्रीज हमेशा आउट ऑफ दी सिटी वगैरह होती है, मेन सिटी से बाहर होती है वो ज्यादातर, ताकि उनको प्रॉब्लम, क्योंकि इससे क्या होता है हमने पीछे देखा था पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उससे किसी अंदर हमारे ही होता है कि उससे उनको प्रॉब्लम ना हो, तो हमेशा बाहर ही इसका प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। और भी चलिए प्रोडक्शन अगर हम रॉ मटेरियल के अलावा छोड़ दें, मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो भी तो उसको वहां से खरीदने की नहीं है, मुझे अपने इंडस्ट्री तक लाने में, अपना जहाँ पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है मेरा, वहां तक लाने में भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। प्लेसेस हर जगह डिफर करेंगे, कोई भी चीज आपको एक जगह नहीं मिलेगी। तो सब चीज को एक जगह सैम्पल करने में कौन हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। कॉमर्स के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि कॉमर्स क्या करता है, हेल्प करता है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। क्लियर। अब हम आते हैं एक्सचेंज में। एक्सचेंज का सिंपली क्या हो गया, आपने हमने क्या देखा, कोई भी आप गुड्स वगैरह करते हो तो इन एक्सचेंज क्या करते हो, मैंने आपको गुड्स दिया, आपने मुझे इन एक्सचेंज क्या दिया, मनी दिया। क्लियर। तो अब एक्सचेंज आप किस फॉर्म में कर सकते हो कि मनी, मनी किस चीज में हो जाएगा, बैंक में थ्रू हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर अपना पैसा बैंक में जमा कर देगा, कंज्यूमर ने ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया, सॉरी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू किया, बैंक के थ्रू किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंक एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एक्सचेंज के अंदर, कि सारे जो भी मैन्युफैक्चरर या जिसको सेलर बोले वो अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करेगा और कंज्यूमर यहाँ से विड्रॉ करेगा, क्यों, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। और बैंक एक क्या रोल प्ले करता है, फाइनेंस में भी रोल प्ले करता है। हमने देखा था कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हमने देखा था, एड्स टू ट्रेड में और टर्चरी एक्टिविटी दोनों में हमने देखा था। तो उसमें क्या करता है कि आपको ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, अपने बिजनेसमैन को उसको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना होगा, तो बैंकिंग उस चीज में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको फाइनेंस देने में। उसमें डिपॉजिट और विड्रॉ में तो हेल्प करते ही है, आपको लोन वगैरह फाइनेंस देने में भी हेल्प करता है। तो इसमें एक्सचेंज में कौन हेल्प करेगा,
बैंक हेल्प करेगी इसमें एक्सचेंज में, कॉमर्स में। कॉमर्स का एक होता है कि बैंकिंग क्या हेल्प करेगी, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। लास्ट वन आता है नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर करा, बहुत अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है कि आपका ऐसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में है, तब क्या होगा, तो उसमें क्या चीज करनी होगी आपको, एडवर्टाइजमेंट। क्या करना होगा आपको, एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है इन चीजों में। हमने देखा था, ये भी अभी हमने एड्स टू ट्रेड में हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट, सारी चीजें एड्स टू ट्रेड की ये लोग बता रहे हैं। अब ये उन्होंने कॉमर्स के फंक्शन के थ्रू बताया कि कैसे हेल्प करता है। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ, आपने कोई गुड्स बनाया, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो कि आपने ये पेन है, आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, अब लोगों को तो पता नहीं कि आपने, क्योंकि हजारों कंपनीज होती है मार्केट में, तो अब आप क्या करोगे, इसका एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या होगा कि लोगों के अंदर नॉलेज होगी, अवेयर होंगे वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कैसा प्रोडक्ट है, क्या यूज है, उन सारी चीजों का। तो क्या एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है लोगों तक नॉलेज पहुंचाने में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाने में, कि भाई ये प्रोडक्ट इस मार्केट में है, ये आपके लिए फैसिलिटी दे रहा है, ये सारे काम करता है। तो वो किसका पार्ट है, वो भी कॉमर्स का पार्ट है। तो कॉमर्स का ये फंक्शन होता है इन सारी प्रॉब्लम्स को, हिंड्रेंस को कम करने में, मिनिमाइज करने में, रिड्यूस करने में। क्लियर। सबसे पहला क्या है, पर्सन, कि जो मैन्युफैक्चर कॉमर्स तक कैसे सामान पहुंचाया जाए, कैसे क्या अपना ट्रांसपोर्ट करे, तो वो हमने देखा था होलसेलर रिटेलर के थ्रू कर सकता है। टाइम, कि जो टाइम गैप होता है, क्योंकि सीजनल कुछ गुड्स होते हैं तो उनके बीच में जो गैप आ जाता है, वो किसके थ्रू, क्या कहते हैं, आपने क्या करा, उसको आपने सेव करके रख लिया वेयर हाउसेस वगैरह में। रिस्क क्या, इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करती हैं। प्लेसेस क्या है कि प्लेसेस डिफर करती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो उसकी, या जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, तो उसके थ्रू कौन हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह हेल्प करेगा। एक्सचेंज में कि आप मनी एक्सचेंज कर रहे हो, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू आप कर पाओगे, और बैंक आपको फाइनेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट नॉलेज, नॉलेज किसके थ्रू आप कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो, कि टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, रेडियो के थ्रू, पैम्पलेट, ये सारी चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप हेल्प करोगे कॉमर्स को। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। कि होता है कि इट मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि सिंपली क्या होता है, ये बिजनेस रिस्क एक ऐसा चांस होता है जिसमें क्या हो सकता है, आपको हो सकता है लॉस इनकर हो जाए, या जितना आपने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उससे कम प्रॉफिट आपको अर्न हो। कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि 1 करोड़ का टर्नओवर वगैरह होगा, बट वो इतना नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस रिस्क। जैसे कि, और ये किस थ्रू हो सकता है, कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका हो सकता है डिमांड में कुछ आ जाए, जो आप टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, वेदर की वजह से हो सकता है। लाइक आप क्या कर रहे थे, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, करेक्ट। तो आपका क्या था कि फास्ट फूड का वगैरह का आपके कोई रेस्टोरेंट वगैरह था, बट अब लोग क्या हो गए, वो हो गए हेल्थ कॉन्शियस, तो वो हर चीज में आप देख रहे हैं कि भाई इससे मुझे नुकसान तो नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपका जितना एक्सपेक्टेड था उससे आपको कम प्रॉफिट हो। तो वो क्या होगा, कम प्रॉफिट होना या लॉस इनकर होना, उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। कि जितना आप सोचते हो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट ना हो। और हर बिजनेस में रिस्क होना, ये तो हमने पढ़ा ही था, बिजनेस का नेचर ही होता है कि इट इन्वॉल्व्स रिस्क। तो हर बिजनेस में बिजनेस रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा, और इसकी वजह से हमें कभी कभी लॉसेस भी हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको लॉस हो, अगर हम उस रिस्क को अच्छे तरीके से समझ जाएं, उसके अपॉर्चुनिटी को, उसको देख लें हम, और उसको हम टेक स्टेप लें, फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप्स, तो उससे हम बिजनेस रिस्क में प्रॉफिट ज्यादा भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया लोगों का टेस्ट वगैरह जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अब आप क्या करो, हेल्थ कॉन्शियस वाले लोगों के लिए अलग से प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, ये सारी चीजें करो। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट इनिशिएटिव आपने लिया, फर्स्ट स्टेप लिया, आपने उस रिस्क को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो वो बिजनेस रिस्क आपके लिए लॉस इनकर नहीं करेगा, वो और आपका प्रॉफिट इनकर कर देगा। सो इट डजंट मीन कि बिजनेस रिस्क के तो हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि आपको लॉस वगैरह हो जाए इनकर। तो अब हम देख लेते हैं कि नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का। तो सबसे पहले हम नेचर क्या देख रहे हैं कि अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मीनिंग मैंने आपको बिजनेस में भी बताया था कि क्या होता है, कि बिजनेस अनसर्टेन हमने देखा था। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिर से कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या था। कि क्या होता है कि अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब हमको नहीं पता होता। ये अब आपको रिस्क पता है कि आपका कभी लॉस हो जाए, हमने देखा था कि प्रॉफिट भी अनसर्टेन होता है। बिजनेस में ज्यादातर चीजें ना अनसर्टेन होती है, मीन्स आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल श्योर नहीं होते हो कि यही होना है।
है ना, आपने कुछ प्लानिंग की हो, अकॉर्डिंग टू प्लान आपके ना हो रहा हो सारी सिचुएशंस, तो इसी वजह से बिजनेस रिस्क कैसे हो जाता है, क्योंकि ये एक अनसर्टेन होता है, नेचर यही होता है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस का हमने क्या देखा था, वो बहुत डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, इस वजह से इसके अंदर रिस्क होना भी अनसर्टेन है, आप नहीं पता कर सकते कि रिस्क कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो फर्स्ट नेचर इसका ये क्यों होता है, क्योंकि अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता कब होना है। सेकेंड इसका क्या है नेचर, कि इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। क्या है ये, कि हर बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट है, मतलब कि ये हर बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जो रिस्क फ्री बिजनेस हो, वो बिजनेस ही नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जहां बिजनेस है वहां रिस्क भी है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं है। सो वही बोल रहा है कि ये एक इसेंशियल पार्ट है, कि बिजनेस के साथ साथ रहेगा ही रहेगा, जब तक आपका बिजनेस है रिस्क भी रहेगा ही रहेगा, तो एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको दोबारा से आपकी क्वेरी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। क्या मतलब, वो डिग्री का मतलब क्या हुआ इसमें यहाँ पे, कि डिग्री डिपेंड कर रही है किस पे, नेचर पे, नेचर या साइज किसके, बिजनेस पे। मतलब डिग्री बोल रहे हैं कि कितना ज्यादा, हर देखिए आपका बिजनेस एक है और मेरा बिजनेस एक है, अलग अलग दोनों के बिजनेस हैं, जरूरी हम दोनों एक ही इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, एक ही सोसाइटी में हैं, सब जगह वही सेम सिचुएशंस है, बट हो सकता है वो रिस्क आपके लिए ज्यादा हो और मेरे लिए इतना नहीं हो। तो डिग्री ये डिपेंड कैसे करती है, डिग्री डिपेंड करती है नेचर पे, कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। अभी मैंने बोला कि हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदले, किससे रिलेटेड क्या चीज बदली, कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो आपका बिजनेस था फूड से रिलेटेड, तो उसका ज्यादा असर, उसकी डिग्री आपके नेचर, आपके बिजनेस पे ज्यादा असर पड़ेगा। हो सकता है मेरा हो बुक्स का, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से या जो हेल्थ कॉन्शियस होने से मेरी बुक्स पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये किस पे फर्क पड़ा, नेचर पे, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या था, फूड, और मेरा था बुक से डील करना। तो हो सकता है कि आपके वाले से नेचर से ज्यादा डील कर रहा हो, ज्यादा असर कर रहा हो, मेरे वाले से इतना नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, थ्रू नेचर इससे फर्क पड़ता है। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी, साइज, साइज से भी फर्क पड़ता है। कैसे, हमने क्या देखा, जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा ही लॉस होने के भी चांसेस होते हैं और प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। तो और जितना ऑब्वियस सी बात है, छोटा बिजनेस होगा छोटा लॉस होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने शुरुआत करी 2 to 5 लाख से और आपको लॉस हो रहा है करोड़ में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना ही डिपेंड, इतना ही होता है इसकी डिग्री जितना आपका साइज होगा। जितना छोटा स्मॉल बिजनेस स्मॉल रिस्क, बिग बिजनेस लार्ज बिजनेस लार्ज रिस्क। तो इसकी डिग्री किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करती है एंड बिजनेस के साइज पे डिपेंड करती है। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसका नेचर क्या होता है, कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। क्या बोला इन्होंने, कि प्रॉफिट क्या होता है, रिवॉर्ड होता है रिस्क अगर आपने बेयर कर लिया। हमने अभी बिजनेस में भी उसमें लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि क्या होता है, कि आप क्या करो, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। हमने बोला था अगर आप रिस्क से डर डर के चलोगे तो अपना बिजनेस आप रन नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं रिस्क उठाना ही पड़ेगा, है ना, आपको लेने ही पड़ेगा वो स्टेप। तो आपको, आपने रिस्क लिया, आपने रिस्क उठाया, आपको उसका रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिल सकता है, प्रॉफिट के फॉर्म में आपको उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। आपने रिस्क लिया, आपने सोचा कि भाई पता, आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों के नीड्स एंड वांट्स को देख के, वो एक रिस्क था, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना एक बहुत रिस्की होता है कि लोगों को पसंद आए नहीं आए। कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, तो उससे क्या होगा, अब आपने रिस्क ले लिया, हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया, समझ में आ गया कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्या नीड है, क्या वांट्स है, लोगों की समझ में आ गई, वो लोगों को पसंद आया। अब पसंद आया तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट अर्न होगा। तो आपने रिस्क जो बेयर किया उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिला, प्रॉफिट के फॉर्म में मिला। ओके, तो बिजनेस रिस्क का रिवॉर्ड आप किस फॉर्म में ले सकते हो, प्रॉफिट में। तो हमने क्या नेचर देखे, कि सबसे पहले ये अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। सेकंड हमने देखा कि हर बिजनेस का ही पार्ट होता है, कि जहां बिजनेस होगा रिस्क भी इन्वॉल्व होगा ही होगा। थर्ड हमने देखा कि इसकी डिग्री, मतलब इसका ज्यादा कम ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है एंड बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, ज्यादा बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क। और लास्ट हमने क्या देखा, कि प्रॉफिट क्या होता है, रिवॉर्ड होता है जो आप रिस्क बेयर करते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू। तो अब हम सिंपली देखते हैं कि कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है। कि सबसे पहले हम कॉज क्या देखते हैं, कि इकोनॉमिक कॉजेस होता है, फिर हमने देखा नेचुरल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है,
ह्यूमन कॉजेस की वजह से भी हो सकता है और फिजिकल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या मतलब हुआ कि बिजनेस रिस्क किस वजह से हो रहा है, इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से। इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू चेंज इन दी इकोनॉमिक पॉलिसीज कंडीशंस, मींस हो सकता है प्राइस में कुछ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाए, कुछ पॉलिसीज ऐसी आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से हो रहा है कि जीडीपी डाउन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, प्राइस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एंड कोई एक पॉलिसी जैसे कि जीएसटी वगैरह ले आए, तो उसके अंदर रिस्क वगैरह क्या हुआ, वो इकोनॉमिक कॉजेस के इसके एग्जांपल्स होंगे जो किसके आपके हाथ में नहीं होते। ये सारे कॉजेस आपके हाथ में नहीं है, कोई भी कॉजेस ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। सो इकोनॉमिक कॉजेस आपको समझ में आए क्या होता है, ड्यू टू दी चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशंस। सेकंड वन है हमारा कि नेचुरल कॉजेस क्या होता है। नेचुरल कॉजेस मतलब कि नेचुरल क्लाइमेटिकल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से जो कॉजेस होते हैं, जैसे कि हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, उसकी वजह से आपके बिजनेस में नुकसान हो गया है ना, कि फ्लड आ गई, आपका बिजनेस पूरा डाउन हो गया, बंद हो गया। तो ये सारे रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे नेचुरल कॉजेस की वजह से, जो नेचुरल क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से होता है, कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉम आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे रिस्क किसकी वजह से होगा, नेचुरल कॉजेस की वजह से। ह्यूमन कॉजेस के मतलब क्या कि इसमें किसकी वजह से होगा, ह्यूमन नेचर की वजह से रिस्क हो सकता है। ह्यूमन नेचर मतलब आपका जो एम्प्लॉय था वो डिसऑनेस्ट था, आपकी जो बिजनेस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसने जाके लीक कर दी, आपके कॉम्पिटिटर को बता दिया। आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, उससे पहले उसने क्या करा, आपके कॉम्पिटिटर को उसने बता दिया। तो वो किस में पार्ट हो सकता है, ह्यूमन कॉजेस की वजह से, कि ये ह्यूमन डिसऑनेस्टी या ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो भी आपको कॉजेस हो सकते हैं ह्यूमन बिजनेस रिस्क के अंदर, वो किसके अंदर आएंगे, ह्यूमन कॉजेस में। और लास्ट वन हमने क्या देखा, फिजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉजेस कुछ भी नहीं होता कि लाइक आपकी मशीन ही खराब हो गई, प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मशीन है, कभी ना कभी खराब हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, फिजिकल कॉजेस के। आपके जो प्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह था, मशीनरीज इक्विपमेंट्स वगैरह टूल्स वगैरह थे, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारी चीजें आएंगी फिजिकल रिस्क के अंदर। आई होप आपको तो समझ में आया होगा कॉजेस ऑफ रिस्क क्या होता है। इकोनॉमिक जो ड्यू टू चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से होता है, नेचुरल ड्यू टू चेंज इन द नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से होता है, ह्यूमन की बिहेवियर की वजह से हो सकता है, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से हो सकता है जो आपका एम्प्लॉय है, और लास्ट वन फिजिकल कॉजेस कि आपके हो सकता है मशीनरीज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, इस वजह से हो सकता है। ओके, अब लास्ट चैप्टर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कि क्या टाइप्स होता है। सिंपली इसमें इन्होंने बताया इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, हमने देखा था कि इंश्योरेंस, हमने देखा था कि इंश्योरेंस क्या करता था, हमारे रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करता था, काफी हद तक हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो जो रिस्क इंश्योरेबल रिस्क हो, वो एक तो हमने क्या देखा, इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं, मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक फायर इंश्योरेंस आपने करा लिया अपने उसका, आप अपनी व्हीकल का करा लेते हो, क्या कार इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो बहुत टाइप्स का इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस वगैरह। तो जो रिस्क इंश्योर कर सकते हो, मतलब जिस रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो, उस रिस्क को हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेबल रिस्क। आपको पता है कि अगर आग वगैरह कभी बाई चांस लग गई, कुछ हो गया, तो आप उस रिस्क को इंश्योर कर सकते हो ड्यू टू थ्रू इंश्योरेंस के थ्रू। ठीक है, इंश्योरेंस आपने प्रीमियम ले रखा होगा, आपने कुछ पॉलिसी ले रखी होगी उसके थ्रू आप उस रिस्क को क्या कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये पहला टाइप हुआ इंश्योरेबल रिस्क, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड आया नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क सिंपली क्या होता है, सेम जिसको आप इंश्योर नहीं कर सकते, नहीं पता कभी भी अकर हो जाए, जिसको आप नहीं संभाल सकते, कि मान लिए कि क्या हो गया, थेफ्ट हो गए है ना, चोरी वगैरह हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको नहीं पता था। तो सेम इसका ना अपोजिट होता है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसके अंदर। इंश्योरेबल जो आप इंश्योरेंस के थ्रू आप रिकवर कर लो, नॉन इंश्योरेबल जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, वो सारी चीजें नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंदर आती हैं। एंड थर्ड वन इज, हमने क्या देखा, स्पेकुलेटिव रिस्क। अच्छा, स्पेकुलेशन का मतलब पता है आपको, कि उस पे क्या करते हैं, स्पेकुलेशन मतलब कि लगाते हैं कि हाँ भाई, कहते हैं ना गेम्स पे ज्यादातर स्पेकुलेशन होता है, क्रिकेट गेम्स पे, कि कार्ड्स पे होता है कि भाई हाँ ये जीतेगा, दूसरा कहता है नहीं जीतेगा, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, स्पेकुलेशंस में आती हैं। तो जो रिस्क स्पेकुलेटेड रिस्क हो, जैसे कि हो सकता है लॉस हो और हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें आपको नहीं पता कि लॉस ही होना है क्या प्रॉफिट ही होना है, तो उस रिस्क को हम बोलेंगे स्पेकुलेटेड रिस्क, जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आएगा स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर। और लास्ट वन आया प्योर रिस्क। प्योर रिस्क, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपली आपको या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा।
प्रॉफिट का इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे इस वाले में था कि लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, बट इस वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले में या तो लॉस ही होगा, इधर लॉस और नो लॉस, ये इसका हो सकता है। आग जैसे कि फायर लग गई तो आग लगेगी या तो लॉस होगा, आग नहीं लगेगी तो लॉस नहीं होगा। ऐसा तो नहीं आग ना लगने से आपको प्रॉफिट हो जाए, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है प्योर रिस्क का। तो हमने क्या देखे, 4 टाइप्स हमने क्या देखे, इंश्योरेबल रिस्क जिसको आप इंश्योर कर सकते हो, नॉन इंश्योरेबल रिस्क जिसको आप थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आप उसको कवर नहीं कर सकते हो, स्पेकुलेटिव रिस्क इसमें या तो इधर प्रॉफिट और लॉस ये होगा, आपको नहीं पता इसके चांसेस क्या है प्रॉफिट होने के लॉसेस होने के, और प्योर रिस्क इसमें या तो लॉस होगा, इधर लॉस और नो लॉस। आई होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज आप इसको लाइक करिए इस वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे फर्दर जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अगले वीडियोस में कवर करेंगे, तो आपको प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।